Hello, dear NEET aspirants. Welcome back to another Power Pack session for your NEET examination 2026. And this time in chemistry, we are going to take, as promised, the chapter that is coordination compound as well as electrochemistry. तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ना ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बट साथ ही साथ हम ये देखेंगे हाउ टू एलिमिनेट द इनकरेक्ट ऑप्शंस एंड हाउ टू डू द क्वेश्चंस इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड ऑफ कोर्स उसके साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं. तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा. क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से एंड लेट्स सी व्हाट डज द क्वेश्चन डिमांड्स. क्वेश्चन कहता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, जिसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में आपको ऑप्शन सही चुनने हैं. अब देखिए होता क्या है, जब भी आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जैसे कि NH4OH, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद लेते हैं टू फाइंड आउट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, तो यहाँ पे जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है. आपको चारों ऑप्शन में से कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जहां से सॉल्व करके आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मिल जाए. अब देखिए जरा ध्यान से, अगर आप देखेंगे आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए एज अ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की किसके बराबर हो जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी जो कि पॉजिटिव आयंस होगा, दैट इज NH4, एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो कि एनायन होगा, OH नेगेटिव. तो कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जहां से NH4 पॉजिटिव बचे, जहां से OH नेगेटिव बचे, हमें वो चुनना है. आइए अगर एक बार सभी ऑप्शन में नजर दौड़ाएं, तो पहले ऑप्शन में NH4 आ रहा है. गाइस हमें यही तो बनाना है, तो इसका यूज करके हम NH4OH तो नहीं बना पाएंगे वीक का यूज करके, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं. ऑप्शन नंबर सी में भी हमें NH4OH देखने को मिलता है, इस ऑप्शन को भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं. अब बचे हमारे पास बी ऑप्शन और सी ऑप्शन. ध्यान से देखा जाए तो जैसे मैंने बोला मुझे NH4 पॉजिटिव चाहिए, तो हाँ कहीं ना कहीं इस सॉल्ट में से मुझे NH4 मिल जाएगा. तो देखिए जरा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ओपन करके लिख देता हूँ NH4. साथ ही साथ जो एनायन था वो Cl नेगेटिव हो जाएगा. साथ ही साथ जो NaOH है उसमें से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैटायन की आ जाएगी Na, और साथ ही साथ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एनायन की आ जाएगी OH नेगेटिव. राइट, यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब इसमें से मैं माइनस करूंगा मोलर कंडक्टिविटी Na पॉजिटिव एंड माइनस करूंगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन. अब देखिए बच्चों ध्यान से, कुछ चीजें यहाँ पे कैंसिल आउट होंगी, जैसे Cl से Cl कैंसिल आउट, Na से Na कैंसिल आउट. बचे क्या? बचा मेरे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड द एनायन, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NH4OH एज अ होल मिल जाएगी. सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ दैट इज डी. राइट, डी इज द सही, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है. मास इन ग्राम्स निकालना है, दैट इज कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग दिस मच करंट थ्रू अ वोल्टमीटर दैट कंटेन्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 सेकेंड्स, एंड उसका मोलिकुलर मास और मोलर मास गिवन दे रखा है 63 ग्राम पर मोल, एंड फेरेडे की यूनिट 96487 कूलम दे रखी है. सो बेसिकली जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे बच्चों, वो कॉन्सेप्ट लगा देंगे हम फेरेडे फर्स्ट लॉ का. क्वेश्चन ने बोला मास निकालने को, तो मैं सीधा फॉर्मूला यूज करता हूँ. आइए देखिए, मास इज इक्वल टू फॉर सच केसेस m मोलिकुलर मास I T बाय NF. जहाँ पे m है मॉलिक्यूलर मास, I है करंट, T है टेम्परेचर, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N फैक्टर बेसिकली, और F है आपका यहाँ पे फेरेडे. देखिए मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन ने हमें गिवन कर रखा है, सीधा मैं डायरेक्ट वैल्यू उठाऊंगा 63 ग्राम पर मोल. करंट दे रखा है उन्होंने, हाँ 9.6487, 9.6487 एम्पियर. टाइम दे रखा है 100 सेकेंड्स. पुट कीजिए 100 सेकेंड्स, नीचे चलिए. अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो जो N की वैल्यू है, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, तो कॉपर को डिपॉजिट कराना है, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू कॉपर सॉलिड. सो ऑफ कोर्स एन की वैल्यू हो जाएगी 2, और बच्चों फेरेडे की वैल्यू हो जाएगी 96487 फेरेडे. राइट,
कूलम में, इसको कूलम कर दीजिए। अब देखिएगा सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा है। आपको एक चीज दिख रही होगी, ऊपर जो 96487 है और नीचे जो 96487 है, क्यों ना मैं इसको कैंसिल ऑफ कर दूं, राइट, डायरेक्टली, और जितनी डेसिमल थे उतनी की 10 की पावर -4 कर दूं, राइट। बचा क्या, 2 को करना है 63 से, सो दैट विल बी 31.5, और 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -4, ये मुझे कंबाइन करके 10 की पावर -2 दे देंगे। इन सबको सॉल्व करके मेरे पास ग्राम बचेगा, और थोड़ा सा अगर आगे चले जाऊं तो 0.315 ग्राम, दैट इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 0.315 ग्राम्स, राइट। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस, राइट। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है यूजिंग द करेक्ट फॉर्मूला एंड द करेक्ट कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है कहीं ना कहीं डिबाय हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन से। क्वेश्चन कहता है एक मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। सो ये इक्वेशन जो दे रखी है वो डिबाय हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन दे रखी है। क्वेश्चन ने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है। दिस इक्वेशन अप्लाइज टू बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए इज सेम फॉर बोथ। दो इलेक्ट्रोलाइट्स दे दिए, बेरियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, और डी ऑप्शन में उन्होंने क्या करा, अब बेरियम क्लोराइड को तो वैसी का वैसी रखा, मैग्नीशियम सल्फेट की जगह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, और पूछ दिया क्या क्या उनके लिए भी वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए की वैल्यू सेम रहेगी। आइए थोड़ी बात करते हैं इस पे, ठीक है, ध्यान से। सबसे पहले तो जिस पे कॉन्सेप्ट लग रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो है डिबाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन का, जो कि स्पेसिफिकली होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए होता है बच्चों, दैट इज ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही हम देते हैं। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देते हैं तो जो पहला इसमें पूछा गया है, दिस इक्वेशन अप्लाइज टू बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये गलत हो जाएगा। उसका रीजन मैं समझा देता हूँ। होता ये है कि डिबाय हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काइंड ऑफ एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, राइट, दैट काइंड ऑफ इक्वेशन। तो ये स्ट्रेट लाइन होती है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें पता है एज वी इंक्रीज गोज ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन, इट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली नियर द इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो वहां पे वो फॉलो करना बंद कर देती इक्वेशन, दैट इज व्हाई इट डज नॉट फॉलो, और वी कैन से वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट फॉलो द डी हकल ऑन सैगर इक्वेशन। ओके, आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। जो बी ऑप्शन है बच्चों वो बिल्कुल सही है। ना ही सिर्फ ए डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे, साथ ही साथ वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, राइट। तो दूसरा जो ऑप्शन है बी वो सही है। तीसरे पे चलिए, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट है सेम फॉर बोथ BaCl2 एंड MgSO4। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना, अगर वो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि जो मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स है, राइट, विल दे डिसोशिएट इन द सेम वैल्यू और नॉट। मीनिंग बेरियम क्लोराइड को अगर आप डिसोसिएशन करते हो तो 1:2, एक बेरियम का आयन निकलेगा और दो क्लोराइड के आयन निकलेंगे। जबकि MgSO4 में जो यहाँ से आपका रेशियो आएगा वो 2:2 का आएगा, राइट। MgSO4 में से 2:2 का रेशियो आएगा। तो ये रेशियो डिफरेंट है, इनके चार्जेस के जो रेशियो वो डिफरेंट है। आप नीचे चलिए वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट ए में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1:2 का रेशियो मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको 1:2 का रेशियो देखने को मिलेगा, राइट। सो इस तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, वेयर एज सी ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर, राइट। तो बी और डी यहाँ पे बच्चों सही ऑप्शन हुए आपके। अब देख लीजिए ऑप्शन में से, हाँ, ऑप्शन नंबर डी में बी एंड डी आर द करेक्ट, बी और डी करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा, द करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल इन वोल्ट फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन द फॉलोइंग टू हाफ सेल रिएक्शंस आर कनेक्टेड। दो हाफ सेल दे दिए हैं, अब इन दोनों हाफ सेल को हमें कनेक्ट करना है एक दूसरे से। अब देखिए पहले वाले में जो ई नॉट की वैल्यू दे रही है वो एक रिडक्शन पोटेंशियल में दे रही है, और नीचे वाली रिएक्शन में भी एक रिडक्शन पोटेंशियल की दे रही है। जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल लग रहा है, ई नॉट सेल का, जिसमें आपको निकालना है वैल्यू ई नॉट सेल की यूजिंग ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। अब ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड तो हमने लिख दिया, लेकिन कौन कैथोड बनेगा कौन एनोड बनेगा, इसको कैसे डिसाइड करेंगे। सिंपल सा फंडा है, ध्यान से सुनना। जिसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की ज्यादा है
मोर पॉजिटिव है, दैट इज द वन वी आर गोइंग टू चूज एज कैथोड। आप देख रहे हैं दोनों मेरे पास रिडक्शन रिएक्शन है, मुझे किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नीचे वाले में वैल्यू है प्लस 1.33, whereas जो अबव रिएक्शन है उसमें है वैल्यू माइनस 0.44। सो द मोर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू यू हैव, द मोर इट इज अ टेंडेंसी टू शो रिडक्शन। सो किसका रिडक्शन होगा? द डाइक्रोमेट। सो E नॉट Cr2O7 to Cr3 positive from plus 6 to plus 3 minus E naught over here Fe2 positive to Fe, that is the oxidation one, ये ऑक्सीडेशन वाली है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1.33 माइनस ऑफ माइनस 0.44, तो इसको ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 1.77 वोल्ट, 1.77 वोल्ट। और आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में 1.77 वोल्ट दे रखा है, दैट इज द करेक्ट आंसर, वो बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए अगर आपने अभी तक नोटिस करा होगा, क्वेश्चन आर फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द चैप्टर। चैप्टर के डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन उठा के लेके आते हैं, सो दैट आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके। आइए इस क्वेश्चन पे देखते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर solution of KCl at 25 degrees Celsius is this much, and the resistance of the cell containing the solution at 25 degrees Celsius is 60 ohms. The value of the cell constant is, सेल कांस्टेंट की वैल्यू बोलिए। पहली बात तो ये इन्होंने सेंटीमोलर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? आधे बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए सेंटीमोलर का मतलब है 1/100 ऑफ समथिंग। सो दैट मींस जो आपको कंसंट्रेशन दे रखी है वो दे सकता था 0.01, बट उसने जानबूझ के सेंटीमोलर दिया ताकि आप कंफ्यूज हो, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, राइट? चलिए 0.01 का दे रखा है आपको सेंटीमोलर सोल्यूशन, जिसके साथ आपको दे रखी है उसकी कंडक्टिविटी, कापा की वैल्यू दे रखी है, एंड रेजिस्टेंस दे रखी है फॉर द सेल कंटेनिंग इज 60 ohms। द वैल्यू ऑफ द सेल कांस्टेंट पूछी गई है। तो बच्चों जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो बहुत सिंपल सा है। हमको क्या करना है? हमको सेल कांस्टेंट निकालना है, राइट? सेल कांस्टेंट क्या होता है हमारा? देखिए सेल कांस्टेंट होता है L/A। तो क्वेश्चन ने डिमांड करी है L/A की वैल्यू पता लगाइए। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सिंपल वाला, दैट इज R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जो नॉर्मल है। किसी भी चीज का रेजिस्टेंस निकालना है तो उसकी आपको रेजिस्टिविटी पता हो और L/A की वैल्यू पता हो। अब हमें L/A की वैल्यू चाहिए बच्चों, और रेजिस्टिविटी नहीं दी, कापा दे रखा है और आर दे रखा है, तो क्यों ना थोड़ा सा मैं इसको ट्विक करके इस वैल्यू को चेंज करता हूँ। देखिए अगर मैं रेजिस्टिविटी को उधर लेके जाता हूँ तो 1/रो बनेगा, यहाँ पे 1/r बढ़ता है, यहाँ पे L/A बनेगा। थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख दो तो ये कापा होता है, दैट इज 1/r एंड दैट इज L/A, राइट? अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? मुझे चाहिए वैल्यू, द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट L/A की। तो बच्चों L/A की वैल्यू क्या हो जाएगी? कापा इंटू आर, दैट्स इट। जो कप्पा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.0210। आइए वैल्यू लिखते हैं, 0.02010, राइट? यूनिट विल बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इस सोल्यूशन, इस पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सोल्यूशन की दे रखी यूनिट रेजिस्टेंस 60 ओम्स, तो 60 ओम्स को यहाँ लिख दीजिए, 60 ओम्स। पर ओम से ओम कैंसिल आउट, इसको सॉल्व कर दीजिए। और अगर आप देख पा रहे हैं L अपॉन ए, L इज द लेंथ, A इज द एरिया, सो ऑफ कोर्स सेंटीमीटर इनवर्स पर यूनिट लेंथ में आंसर आना चाहिए, जो कि आ रहा है बिल्कुल सही। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 0.6012, ओके, एंड ऑफ कोर्स पॉइंट और 10, तो उसको कर दीजिए 1.2 समथिंग आ जाएगा आपका आंसर। हाँ, 1.26, 1.206, 1.206, okay, so the answer will be around 1.206, okay, आंसर रहेगा 1.206, 0.020, ओके 210 ना। हाँ, यहाँ पे एक मेरे से वैल्यू पुट करते समय गलती हो गई थी, इसको ठीक कर लेना, 210, 210 और यहाँ से 0.216, ओके, ऑलराइट। तो यहाँ से आ जाएगा 1.26, बिल्कुल सही, ओके। बी इज द करेक्ट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन कहता है व्हेन 0.1 मोलर MnO42 नेगेटिव, तो आपको यहाँ पे मैंगनेट का आयन दे रखा है,
इसको आपको ऑक्सीडेशन करना है। द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज मैग्नेट MnO4 2 नेगेटिव टू MnO4 नेगेटिव इज राइट। ऐसे क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगता है बिल्कुल सिंपल है, आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए एंड रिएक्शन के साथ आपको पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। ध्यान से देखिए, आपको ऑक्सीडेशन करवाना है MnO4 2 नेगेटिव, आपको यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn की। इस पर्टिकुलर केस से आप निकल के जाओगे MnO4 नेगेटिव दैट इज +7 एंड यू विल रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन। सो जो N निकला है वो 1 है। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे बच्चों, आपको एक फॉर्मूला लगाना है दैट इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछिए, राइट, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फाइन। सो आप लगा दीजिए Q इज इक्वल टू NF, Q इज इक्वल टू NF इज द अमाउंट फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 0.1 मोलर। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से, ऐसे केसेस में NF की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 मोल के लिए, उसको फिर हम डिक्रीज कर देंगे फॉर दिस 0.1 मोल। पहले मैं 1 मोल के लिए निकाल देता हूँ। 1 मोल के लिए आ जाएगी 1 इंटू एफ की वैल्यू है 96500, राइट। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है बच्चों, ये आई है फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए आपको इतनी रिक्वायरमेंट रहेगी Q इक्वल टू NF की, बट मुझे चाहिए 0.1 मोल के लिए। तो 0.1 मोल के लिए अगर मैं करूंगा तो ऑफकोर्स यहाँ से भी वैल्यू कम होगी, तो आंसर आ जाएगा 9650 कूलम। जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9650 कूलम की। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन गैस है इलेक्ट्रोड दैट इज मेड बाय डिपिंग प्लेटिनम वायर in a solution of HCl of pH 10 and passing hydrogen gas around the platinum wire at 1 atm pressure. The oxidation potential of the electrode would be. तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि आपको यूज करनी है इसमें नर्न्स इक्वेशन, नर्न्स इक्वेशन, राइट। अब नर्न्स इक्वेशन यूज करते हैं इसमें, और क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रोड दे रखा है तो ई नॉट सेल की वैल्यू 0 होती है। फॉर्मूला हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू, अगर मैं ध्यान से देखूं तो कंडीशन में कोई टेम्परेचर नहीं दे रखा, दैट मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात हो रही है। सो -0.0591 एन की वैल्यू, क्योंकि आपको दिख ही पा रहा है H2 का इन्होंने क्या करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। तो H2 विल गिव यू हाफ ऑफ H2 प्लस अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, राइट। हाफ ऑफ H2 गिव हाफ ऑफ H2, इसको ऐसे कर दीजिए अगर आप चाहें। H2 गिव्स H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ H2, राइट। ओके, हाफ ऑफ H2 गिव्स H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन के लिए आपको क्या निकालना है, आपको इस रिएक्शन के लिए वैल्यू निकालनी है फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन, फाइन। तो ई सेल इज इक्वल टू दिस 0.059 माइनस का माइनस लॉग, प्रोडक्ट साइड में H पॉजिटिव है और नीचे जो आएगा वो आपकी रिएक्टेंट साइड आएगी, एंड दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का पावर हाफ, राइट, दैट्स इट। आइए इस फॉर्मूले में पुट करते हैं ई सेल की वैल्यू। ई सेल इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 0.0591 लॉग। बच्चों यहाँ पे लॉग की जो वैल्यू है H पॉजिटिव की, अच्छा उन्होंने देखो एक चीज दे रखी है, पीएच दे रखा है 10, इसका भी यूज कर लेते हैं। अगर पीएच 10 है तो क्या मैं लिख सकता हूँ पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव, राइट। देखिए यहाँ पे, यहीं पे करके दिखा देता हूँ। अगर मेरे को दे रखा है पीएच इज इक्वल टू 10, क्या मैं लिख सकता हूँ जो पीएच है उसको लिख सकते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव, और ये 10 के बराबर है लॉग H पॉजिटिव माइनस 10। आप इस क्वेश्चन का एंटी लॉग ले लीजिए बेसिकली, ठीक है। तो आप एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻10। जो H पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 इंटू 10⁻10 बेसिकली, राइट। तो जो मेरी कंसंट्रेशन है बच्चों H पॉजिटिव की वो है 1 इंटू 10⁻10, 1 इंटू 10⁻10, दैट इज द लॉग ऑफ H पॉजिटिव। आइए आगे देखिए, नीचे था प्रेशर 1 atm जिसकी पावर हाफ थी। ओके, इसको सॉल्व करना था हमें। अब क्वेश्चन कहता है कि ई सेल के वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए -0.0591, अगर आप ऊपर सॉल्व सॉल्व करते हैं तो लॉग 1 इंटू 10⁻10 का क्या कितना आ जाएगा आंसर, माइनस माइनस आगे आ जाएगा दैट इज प्लस लॉग 10⁻10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ मैं, लॉग 10⁻10 हो जाएगी आपकी लॉग 10, तो 10 कर दीजिए, 1 की पावर हाफ कोई मान ही नहीं रखती, तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा 0.591। तो ई सेल की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बच्चों दैट इज
0.591, 0.591। सो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आ जाएगा। ठीक है, 0.59। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन कहता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है फॉर SN4 पॉजिटिव एंड SN2 पॉजिटिव कपल, दैट इज 0.15 वोल्ट, एंड फॉर दैट Cr3 पॉजिटिव से Cr। सो बेसिकली दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, और इस क्वेश्चन के लिए पूछा गया है कि अगर मैं इन दोनों को कपल कर दूं, एक साथ मिला दूं, द न्यू सेल के लिए, फॉर द न्यू सेल व्हाट विल बी द सेल पोटेंशियल, उसकी सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन रहा ई सेल बच्चों, दैट इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ई नॉट सेल निकालने का है, दैट इज आवर कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, ई नॉट कैथोड कौन सा बनेगा, जैसे मैंने बताया था आपको भी, जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव हो रिडक्शन पोटेंशियल में। तो मुझे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल में टिन की वैल्यू दिख रही है SN की, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ई नॉट SN4 पॉजिटिव से SN2 पॉजिटिव माइनस ई नॉट कैथोड की वैल्यू क्या है Cr3 पॉजिटिव से Cr। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.15 माइनस माइनस ऑफ 0.74। सो बस 459718। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बी बिल्कुल सही आंसर बैठते हैं इस क्वेश्चन का। ऐसे आपको करना है, बिल्कुल सिस्टमैटिकली वे में होगा, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, बट अगर आप कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कहता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल्स। तीन मेटल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं एक्स वाई जेड। एक बार मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, और कॉन्सेप्ट में क्या है इनकी रिएक्शन लिख के दिखा दूं। कहना चाह रहा है कि अगर इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये रहे, तो रिड्यूसिंग पावर इन मेटल की क्या होगी। सुनना जरा, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है, तो इसका मतलब एक्स पे मान लो एन पॉजिटिव है, एन इलेक्ट्रॉन मिला, उसने एक्स बनाया, और इसकी ई नॉट वैल्यू, इस पर्टिकुलर रिएक्शन की जो ई नॉट वैल्यू थी वो थी -1.2। नीचे वाले में देख लीजिए आप, y था n पॉजिटिव लिख लीजिए, n इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, y बना होगा, ई नॉट की वैल्यू 0.5 थी, और लास्ट वाला यहाँ देख लीजिए z, n पॉजिटिव, n इलेक्ट्रॉन, z वैल्यू, और इसकी ई नॉट की वैल्यू -3 वोल्ट। अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, बात क्या हो रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही जा रही है, रिड्यूसिंग पावर की। व्हाट इज रिड्यूसिंग पावर, दैट मीन्स टू रिड्यूस अदर, और इन शॉर्ट गिव इलेक्ट्रॉन इजिली, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। अब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वो एक्सेप्ट थोड़ी करेगा, उसके लिए तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ही ज्यादा नेगेटिव जाएगी। क्वेश्चन ने यही पूछा था रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बता दो। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कहां पे देखने को मिलती है, जिंक, अच्छा जिंक बोल दिया मैंने, जेड, जेड पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो जेड सबसे ज्यादा रहेगा आगे। आप ए को हटा सकते हो, बी को हटा सकते हो, और डी को हटा सकते हो, यहीं से आंसर आ गया। लेकिन एक बार देख लेते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट वैल्यू दिखती है -1.2, जो कि है y की, बिल्कुल सही, x की, और लास्ट में y की वैल्यू देखिए 0.5 है, जो कि सबसे लास्ट में है। तो यस, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो जब भी आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दी हो और पूछा जाए कि कौन सा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी पावर, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, तो आपको देखना है जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसकी अच्छी, उतनी अच्छी रिड्यूसिंग पावर होगी। और इसका उल्टा मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दो, तो आपको फिर पॉजिटिव वैल्यू देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो उतनी आसानी के साथ एक्सेप्ट करेगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगी, और एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, और आते हैं हम अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। आ जाइए, अब थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बीडेंटेंट लिगेंड। इनमें से कौन सा एक एम्बीडेंटेंट लिगेंड नहीं है। सबसे पहले तो एक एम्बीडेंटेंट लिगेंड की बात करें। देखिए एम्बीडेंटेंट लिगेंड वो होते हैं, सबसे पहले तो इसकी कंडीशन ये होती है कि एम्बीडेंटेंट लिगेंड होने के लिए आप पहले तो यूनिडेंटेट होने चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास पॉसिबिलिटी होनी चाहिए टू डोनर एटम की, बट वन कोऑर्डिनेट एट अ टाइम। एक ही एक बारी में कोऑर्डिनेशन शो करेगा, दूसरा नहीं करेगा। पॉसिबिलिटी है दो की, बट एक ही कोऑर्डिनेट शो करेगा। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चन ने पूछा है
बता दीजिए कौन सा एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है। देखिए क्वेश्चन नेगेटिव वे में पूछा गया है, ठीक है? आइए, अब देखिए यहाँ पे मुझे साफ-साफ दिख रहा है C2O4, अगर आपको पता है ये एक ऑक्ज़ेलेट आयन है और ऑक्ज़ेलेट आयन में हमारे पास एक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो कहीं न कहीं इसका आंसर जो एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है वो ए ही है। लेकिन मैं एक बार बाकियों के भी ऑप्शन आपको क्लैरिफाई और करा दूँ। एससीएन दे रखा है। अब बच्चों एससीएन में क्या होता है ध्यान से देखना, या तो आप एससीएन नेगेटिव्स एन से बॉन्ड कर सकते हो, या आपका मन करे, जैसे मैं दिखा दूँ यहाँ से, सल्फर के पास कुछ लोन पेयर होते हैं, आप सल्फर से बॉन्डिंग बॉन्डिंग करवा सकते हो, या आप नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करवा सकते हो, राइट? इट डिपेंड्स कि आप किससे बॉन्डिंग करवा रहे हो। और यहाँ पे मेटल रख देना, ठीक है? ओके? तो इस तरह से थायोसाइनाइड थायोसाइनेट ये अपनी बॉन्डिंग शो करता है, एक बार सल्फर से और एक बार नाइट्रोजन से। अपना पास जो अगला है वो है नाइट्राइट। अभी जो नाइट्राइट है बच्चों, इस पे देखना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड वाला है। अब इन केस में जो नेगेटिव चार्ज है, वो हम लिख देते हैं कि देखिए नेगेटिव चार्ज आपका बेसिकली इस ऑक्सीजन पे, तो या तो आप ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करा दीजिए, जैसे इस केस में मैंने करा दी एक मेटल के साथ, या आप नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करा दीजिए, इसमें नाइट्रोजन मेटल को दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, राइट? लाइक दिस वे। तो वो डिपेंड करता है कि बॉन्डिंग किस तरफ से हो रही है, तो नाइट्रेट भी ओ नाइट्राइट एंड एन नाइट्राइट में शो करता है। साइनाइड के केस में भी बिल्कुल वही है, आप ऐसे बना लीजिए बच्चों। अब इसमें क्या होता है कि आपको अगर डोनेशन दिखाना होता है, तो आप बोल देते हैं कि देखिए कार्बन की तरफ से डोनेशन दिखा रहा हूँ मैं, राइट? कार्बन की तरफ से दिखा दीजिए, कार्बन के 3 बॉन्ड बन चुके हैं, 1, 2, 3, और यहाँ पे अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा रहा, तो वहाँ से वो करवा सकता है। थोड़ा ध्यान से देखना इसको, कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसका मतलब, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसा, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक इसने नाइट्रोजन ने इस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रखा होगा अपना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से, ठीक है? अब देखना ज़रा, अब यहाँ पे आप नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्डिंग करा सकते हो और कार्बन के थ्रू। पहले वाले केस में मैंने कार्बन के थ्रू दिखा दी, कि देखो बच्चों कार्बन के थ्रू यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है। हुँ, कार्बन विल बी द वन व्हिच इज़ बॉन्डिंग विद द मेटल, बट किसी ऐसे केस में हो सकता है नाइट्रोजन बॉन्डिंग करने लग जाए, राइट? किसी ऐसे केस में हो सकता है नाइट्रोजन बॉन्डिंग करने लग जाए आपके कॉम्प्लेक्स के साथ, मेटल के साथ। तो इस तरह से हमारे बाकी सारे एम्बिडेंटेड खत्म होते हैं, बट हमें पता चल चुका है कि जो एम्बिडेंटेड नहीं है, वो है ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। अब देखना अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगले क्वेश्चन में अब ज़रूरी नहीं है कि सिंपल सा कॉम्प्लेक्स आए, ऐसे कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन भी आ सकते हैं। आइए इनकी नेमिंग करते हैं। अब नेमिंग करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको जो भी कॉम्प्लेक्स दे रखा है, मेटल एटम जो उसके अंदर है, उसको सबसे लास्ट में नेम करना है। अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई कैटायन है, उसको सबसे पहले, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ दोनों में केस में इसके पास तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कैटायन नहीं है, लेकिन हाँ, इस एनायन कॉम्प्लेक्स के लिए एक कैटायन कॉम्प्लेक्स है, तो मैं सबसे पहले इस कैटायन कॉम्प्लेक्स का ही नाम दूँगा। अब देखिए इस कैटायन कॉम्प्लेक्स के अंदर मुझे वाटर दिखता है 2 टाइम्स, तो वाटर के लिए हम नाइम वाटर यूज़ नहीं करते, हम एक्वा यूज़ करते हैं, राइट? तो डाई एक्वा यूज़ कर सकता हूँ। अब देखिए डाई एक्वा कहाँ-कहाँ आ रहा है? डाइसाइनाइडो आ रहा है, बिल्कुल क सही नहीं है। डाइसाइनाइड आ रहा है, बिल्कुल सही नहीं है। मेरे को पहले कॉम्प्लेक्स कैटायन से शुरू करना है। डाई एक्वा बी और डी में से हो सकता है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का कॉम्प्लेक्स है इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, ठीक है? डाई एक्वा सिल्वर, अब देखिए डाई एक्वा सिल्वर हुआ, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए यहाँ पे। कहीं न कहीं अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एजी और एजी यहाँ पे एजी जो है ये +1 शो कर रहा है। इट इज़ शोइंग +1, सो 2 तो होने से रहा, राइट? इट इज़ शोइंग +1, तो यहाँ से वो +1 शो करता है, डाई एक्वा सिल्वर +1। अब दूसरे में आ जाइए, यहाँ पे सीएन है, सीएन आपको पता है -1 का लिगेंड होता है, 2 लिगेंड है, एजी +1 में होगा, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स की वजह से एक -1 आएगा, जिसको ये +1 वाला सैटिस्फाई कर रहा होगा। दैट इज़ व्हाई मैंने इसको +1 में चुना है कॉम्प्लेक्स कैटायन को, और यहाँ पे जो टोटल चार्ज आएगा वो -1 का आएगा। अब रूल ये कहता है कि अगर कभी किसी कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो आप सिल्वर यूज़ कर सकते हैं, जो भी उसका नेम है। बट अगर माइनस आता है तो आप उसका लैटिन नेम यूज़ करेंगे, तो सिल्वर का नेट लैटिन नेम हो जाएगा आर्जन, और उसमें आप 8 लगा देंगे, आर्जिनाइन
मतलब अर्जेंटेट कर देंगे बेसिकली, राइट? तो डाई एक्वा सिल्वर 1, डाई साइनाइडो, जो साइनाइड है वो आइडो में हो जाएगा, है ना? वो भी आईयूपीएसी के रूल में कि ई को हटा के ओ कर दो, तो डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे निकालते हैं बच्चों द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जो अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, देखिए टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, हेक्साफ्लोराइड, कोबाल्ट का दे रखा है, कॉपर का दे रखा है एंड निकल का दे रखा है, राइट? इनमें से पूछा गया कलरलेस स्पीशीज कौन कौन सी होगी। तो मैं एक बात बता दूं, कलरलेस स्पीशीज देखने के लिए तो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट रहेगा, वो रहेगा कि अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका डी ट्रांजिशन से आप बेसिकली शो कर सकते हो, अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, राइट? कलर वोंट बी दैट मच इजी, हमें दूसरे कॉन्सेप्ट में जाना पड़ता है। तो आइए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इसका लग जाएगा आराम से आपके पास, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन का लग जाएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अब देखिए टाइटेनियम F6 2 नेगेटिव में, टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 दिख रही है, और आपको अगर पता होना चाहिए अगर टाइटेनियम 2 है तो यहाँ पे 22 है, तो यहाँ हो जाएगा 3D2 4S2, राइट? ऑफ कोर्स यहाँ पे आर्गन होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि अगर चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकल गए, सो द टाइटेनियम इज इलेक्ट्रॉन फ्री, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इससे वो डी ट्रांजिशन शो करेगा। कोबाल्ट पे आ जाइए 27। अगर मैं यहाँ पे कोबाल्ट का स्ट्रक्चर देखूं तो कोबाल्ट में +3 देखने को मिलता है, सो दैट इज +3 फ्रॉम D7 3D7 4S2। अगर मैं यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो वो 3D6 बन जाएगा, कहीं ना कहीं ट्रांजिशन देखने को मिल सकता है। कॉपर में देखिए और निकल में देखिए, कॉपर में क्या है Cu2 Cl2। अब बच्चों जो Cu2 है और Cl2 है उसमें कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1, दैट इज +1। +1 में ये होता है 3D10, मैं पहले पहले कॉपर का ही लिख दूं, कॉपर का होता है 3D10 4S1। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो वो 4S1 से जाएगा, तो 3D10 तो फील्ड है, उसमें मैं कैसे देख पाऊं, राइट? उसमें कैसे ट्रांजिशन शो करूं? तो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स और साथ साथ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और क्या क्या नहीं होने चाहिए? एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं हो, राइट? आपको डी इलेक्ट्रॉन चाहिए, एंड फिल्ड डी ऑर्बिटल भी ना हो, राइट? ट्रांजिशन में दिक्कत आती है, ओके, इन सच केसेस। आइए अब यही ऑप्शन ढूंढने, तो इसका मतलब टाइटेनियम वाला तो हमारा पक्का रहेगा, और इसके साथ साथ कॉपर वाला भी। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें टाइटेनियम और कॉपर है, तो वही सही आंसर है। क्यों? क्योंकि टाइटेनियम के केस में इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे, और कॉपर के केस में वो फील्ड है, तो वो ट्रांजिशन कैसे शो करेंगे एक डी लेवल से दूसरे डी लेवल पे, राइट? उसके अलावा निकल का भी मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एंड दैट इज 3D4S2 3D8, है ना? 3D8 4S2 होगी हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और आप आसानी के साथ, अगर आपको NiCl4 बनाना है तो +2 शो करके आप बड़े आसानी के साथ ट्रांजिशन शो कर सकते हैं लोअर डी लेवल से हायर डी लेवल तक, राइट? तो इसका जो सही आंसर रहा बच्चों वो रहा ऑप्शन नंबर बी, जहां पे आपको कलरलेस स्पीशीज देखने को मिलती है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, कभी कभार क्या होता है, ज्यादा आउट ऑफ द सिलेबस जाने की कोशिश करते हैं, और टॉपिक्स जो होते हैं हमारे वो एनसीईआरटी लेवल के होते हैं। तो एनसीईआरटी लेवल के अंदर आपको अगर होमोलैप्टिक नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं आपने एनसीईआरटी की बुक को ढंग से नहीं पढ़ा, बिल्कुल। उसके अंदर मिलेगा आपको होमोलैप्टिक कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में, और इसके बारे में भी हमें सीखना है। देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि होमोलैप्टिक होते क्या हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट के बारे में होमोलैप्टिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, और साथ ही साथ जो भी आपको नेम दे रखे उनसे फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, राइट? कि फॉर्मूला क्या होगा, तभी मैं बता पाऊंगा कि वो कॉम्प्लेक्स होमोलैप्टिक है हेट्रोलैप्टिक है। अब होमोलैप्टिक पूछा गया तो होमोलैप्टिक में होता है ऑल द लिगेंड्स, जितने भी लिगेंड्स हो अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, वो सेम स्पीशीज के होने चाहिए, उनकी स्पीशीज सेम होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने Cl लिया तो सारे Cl होने चाहिए, अगर मैंने वाटर लिया सारे वाटर, अगर मैंने अमीन लिया, अमोनिया लिया बेसिकली, जिसका नाम अमीन यूज करते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो वो सारे अमीन होने चाहिए NH3। अब देखिए, डाई अमीन डाई क्लोराइडो, यहीं पे प्रॉब्लम आ गई, अमीन भी आ गया क्लोराइडो भी आ गया, चेंज आ गया, तो ये होमोलैप्टिक नहीं, ये हेट्रोलैप्टिक कॉन्सेप्ट है।
हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि एक से डिफरेंट आपको लिगेंड दिख रहे हैं, एक से ज्यादा। पेंटामीन, कार्बोनेटो, इसमें भी इशू है। कार्बोनेटो हो गया आपका CO3 2 नेगेटिव और पेंटामीन आपका NH3 हो गया। यहाँ पे भी बच्चों दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड देखने को मिल रहे हैं। चलिए सी ऑप्शन पे, तो ए भी नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ। सी ऑप्शन पे अगर हम चलते हैं तो सी पे देखिए, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा। अब अमीन अलग है, एक्वा अलग है, तो ये भी आपका हेटेरो ही हुआ बच्चों। और लास्ट में देख लेते हैं, वही बचा है, वही सही आंसर होगा, लेकिन उसको एक बार बना के देख लेते हैं। तो उन्होंने बनाया क्या, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रुप लगा है वो ऑक्सीलेट लगा है, दैट इज थ्राइस पोटेशियम 3। सो ऑक्सीलेट आपको पता है 2 नेगेटिव वाला होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड का ग्रुप, सो K3, राइट। तो इसमें एल्यूमिनियम के साथ जो ग्रुप्स लगे ना वो सारे सेम है, ऑक्सीलेटो है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। एक होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आ जाइए इस क्वेश्चन पे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड एज अ एंटी कैंसर एजेंट। अब आधे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि पूरी कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ ली, शायद ये दिखानी। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लिया हुआ है। और मैं बता दूं आपको, अगर आपको ढूंढना हो तो जहां पे आपकी एनसीईआरटी खत्म होती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, एक समरी लास्ट पार्ट में आती है, समरी के ऊपर वाली लाइन में ही 1 और 2 सेकंड लास्ट लाइन में आपको एंटी कैंसर एजेंट के बारे में पता चल जाएगा। और वहीं पे ये मेंशन हो रखा है कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स एक एंटी कैंसर कॉम्प्लेक्स है, राइट, बेसिकली। तो अब ये फैक्ट बेस्ड है, जिसको आता है वही करेगा, जिसको नहीं आता वो नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। तो ए ऑप्शन, क्या वो मर का कॉम्प्लेक्स है जिसमें ट्राइअमीन ट्राई क्लोराइडो दे रखे? नहीं, वो एक्चुअल में सिस प्लैटिन है, सिस प्लैटिनम, जिसमें Cl2 है और NH3 ट्वाइस है। दैट इज द करेक्ट आंसर। एक उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए सिस का एक और कॉम्प्लेक्स दे रखा है जो कि प्लैटिनम का ही है, लेकिन ब्रोमाइड डाइब्रोमो डाइक्लोराइडो वाला हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कौन सा वाला, हमें चाहिए जिसमें अमीन, डायमीन और डाइक्लोराइडो हो। दैट इज द करेक्ट आंसर। डी भी सही आंसर नहीं है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि फैक्ट बेस्ड होते हैं उनके लिए आपको एनसीईआरटी का हर पेज स्कैन होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, राइट। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोलता है, मेरे पास एक हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड कॉम्प्लेक्स है जिसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है 3.83 बोर मैग्नेट्रॉन। द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन इन द क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस। बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे एक तरह से, दो तरह से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं आपको। एक तो मॉलिक्यूल को ऑक्टाहेड्रल फील्ड में खोलना आना चाहिए, और अगर आप ओपन कर पा रहे हैं, बेसिकली आप क्या कर पा रहे हैं, आप एक्सपैंड कर पा रहे हैं डी ऑर्बिटल्स को, आप डीजेनरेसी रिमूव कर पा रहे हैं डी ऑर्बिटल्स की इन प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड्स करेक्टली इन वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे और आपको मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला लग रहा है, एंड मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला हो गया म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+n+2, दैट इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। और इसके साथ साथ आपको चाहिए होगा यहाँ पे एंड ऑक्टाहेड्रल, बेसिकली आपको ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग आनी चाहिए, राइट। इन दोनों कॉन्सेप्ट के बेस में आपका ये पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, जिनके लिए मैं ट्रिक बता दूं यहीं पे। अगर आपके पास कभी भी मैग्नेटिक मूवमेंट का क्वेश्चन आता है, मैं आपको यहीं से बता सकता हूँ इसको देख के कि हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। कुछ नहीं करना, डेसिमल के आगे जो वैल्यू है वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस क्वेश्चन में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 3, राइट। 3 इज द आंसर। आप सॉल्व करना चाहें तो आप बिल्कुल फ्री हैं सॉल्व करने के लिए। यूज कीजिएगा 3.38, दैट इज इक्वल टू n+2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 3.38 का स्क्वायर करना, सॉल्व करना n+2 से, और लास्ट में भी आपकी n की वैल्यू 3 ही आएगी बच्चों, ठीक है, करके देख लेना, 3 आएगी। तो ट्रिक क्या निकली, ट्रिक ये निकली कि अगर कभी भी मैग्नेटिक मूवमेंट दिया हो, जो भी उसके आगे का इंटीजर है डेसिमल से पहले का, उतने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक लॉजिक समझ में आ गया कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्रोमियम में। अब एक बार क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स में नजर दौड़ा लें, तो जैसे मैं बता रहा था सीयर क्रोमियम, ये 3 पॉजिटिव में है। और अगर आपको पता है कि मेरा जो Cr है वो 3 पॉजिटिव में है, और Cr की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल Cr की बात कर रहा हूँ, 3d5 4s1 है,
तो Cr3 पॉजिटिव में 3d3 ही बचेंगे और हमको 3 ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए बच्चों, राइट? अब ध्यान से सुनना, अगर ऑर्बिटल्स पहले आपकी ऐसे थी 3d5 और ऑक्टाहेड्रल फील्ड की वजह से स्प्लिटिंग होती है, जिसमें से क्या बनते हैं, 3 ऑर्बिटल्स नीचे आती हैं। कौन सी ऑर्बिटल्स? जो कि क्या हो, देखिए बेसिकली होता क्या ऑक्टाहेड्रल में, लिगेंड्स अप्रोच करते हैं फ्रॉम वेयर, लिगेंड्स अप्रोच करते हैं फ्रॉम अलोंग द एक्सिस, तो वो ऑर्बिटल्स जो अलोंग द एक्सिस है वो नीचे चली जाती है, जो ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस है वो नीचे चली जाती है, जो ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस है उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, राइट? सो डी एक्स स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर, ये अलोंग द एक्सिस होती है, इनकी वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि इंट्रैक्शन शो कर देती है लिगेंड से, और जो इन बिटवीन है उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो किसकी एनर्जी कम होती है? 3d xy, dy z और dxz की, राइट? तो एक एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब क्वेश्चन यही पूछा था कि वो कौन सी 3 ऑर्बिटल्स हैं जिसमें वो 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमारे। तो क्या आपको दिख रहा है? एक्स वाई वाई जेड, अच्छा ये जेड स्क्वायर है, इसको हटा देना, ये वाला डी एक्स स्क्वायर डी वाई जेड और डी एक्स जेड, लास्ट तक पढ़ना, ठीक है? ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर। और आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे भी डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स हमारे नीचे हैं, और यहीं पे हमारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये हमारा बेरी सेंटर होता है बेसिकली, जिससे हमारी एनर्जी नीचे जाती है, राइट? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बच्चों वो रहा डी। ऑलराइट, आइए एक बार वापस से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस विद कॉपर मेटल द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वाज फाउंड टू बी दिस एट दिस एनर्जी, द वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो कॉन्सेप्ट है वो गिब्स फ्री एनर्जी का लगाते हैं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है? क्वेश्चन कहता है इस पर्टिकुलर वैल्यू के, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आप डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल दीजिए। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? सिल्वर आयन है, फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयन विद कॉपर मेटल। देखिए सिल्वर आयन को क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है बच्चों, वो बनाएगा एजी, राइट? एजी सॉलिड। और जो कॉपर है, कॉपर क्या करेगा? कॉपर रिलीज करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए उसने पूछा है द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बता दो। तो इस रिएक्शन के लिए जो एन की वैल्यू है बच्चों वो है ट्वाइस, तो 2 यूज करना, 96500 कूलम पर मोल एंड 0.46 वोल्ट यूज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहीं से। बेसिकली 965, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? पॉइंट टू 249 0.92। सो बेसिकली 0.92 को 965 से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बहुत सिंपल है इसको करना। अगर मैं 965 को यूज करता हूँ 0.92 से, तो मेरी वैल्यू 96.5 के पास ही रहने वाली है, राइट? उसके पास ही कुछ रहेगी। अब सुनना, मतलब 0.92 से थोड़ा पीछे ही ले जाएगा। कहने का मतलब ये कि ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट में यहीं पे करवा देता हूँ। 5 टू 10, 6 टू 12, 13, 9 टू 18, 19, राइट? 9 5 45, 5 4, 9 6 54, 8, 5 कैरी फॉरवर्ड, 9 9 81, और अभी 5 कराता तो 86 के अराउंड, राइट? 9 9 81, 9 6 54, 5 कैरी फॉरवर्ड 86, समथिंग अराउंड। तो 0 8 7 1 6 7 8 8, तो ये रहा आपका आंसर। अब इसमें कितने डेसिमल है वो देख लेता हूँ। 2 डेसिमल है, यहां तक चले गया। 965.92, 965.92, ठीक है? अब देखो बच्चों, अगर मुझे इसको चेंज करना होगा 96500 पे, ठीक है? अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास दो थे, मैंने यहाँ पे 965 लिया था, तो इसको कर देता हूँ 88780, राइट? मेरे पास आ गया जूल में आंसर। बट मुझे अगर इसको रिपोर्ट करना है किसमें, नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा, किलो जूल में, तो मैं इसको कर सकता हूँ माइनस का 88.78 किलो जूल, और अपनी सिंप्लिसिटी के लिए रफली मैं इसको 89 किलो जूल भी लिख सकता हूँ, वेरी नियर टू 89 किलो जूल, राइट? रफली। तो जो करेक्ट आंसर है वो आता है ए। ऑलराइट, कीपिंग सेट दैट स्टूडेंट, इसी के साथ इस सेशन को हम
यहीं पे एंड करते हैं. In the next class, we are going to solve some of the very important questions, and that is from the chapter that is haloalkanes and haloarenes. Till then, keep solving questions and keep practicing hard, and definitely you're going to achieve good ranks and a good college in your NEET 2026 examination. Take care, students. Bye.